यस सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफ चालू करके काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। BFS देखा था एक टाइम पे एंड उसके बाद लास्ट टाइम में हम लोगों ने BFS ऑन ग्रिड देखा था। मोर और लेस आइडिया सिमिलर था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलर थी, खाली इम्प्लीमेंटेशन डिटेल चेंज हो गई थी। एंड सिंस वी डिड दैट वेरी मॉड्यूलरली, सो उसके कारण हम लोगों ने क्लासेस बनाई थी सब में, दोनों के केसेस में। दैट मीन्स जब ग्राफ में BFS चला रहे थे तब भी और ग्रिड में चला रहे थे तब भी। जस्ट ये डिफरेंस था कि जब ग्राफ में चला रहे थे तो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया था अपने प्रोग्राम में, और उसके हिसाब की BFS एल्गोरिथम लिखी थी। थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाली ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे यूज़ करी थी और DFS एल्गोरिथम लिखी थी, ऐसे ही BFS भी लिखी थी, राइट। और इसी के सिमिलर जब ग्रिड में लिखा था तो हाँ ये ग्रिड वाला है। तो इसमें नंबर ऑफ आइलैंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इसमें खाली इतना डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे एक ग्रिड बनाया है जिसमें ग्रिड पास किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ग्रिड से रिलेटेड जितनी भी मेथड है वो इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करी है। मेजर वन ये होती हैं कि एक कोई सेल अगर आप बता रहे हो रो और कॉलम, तो वो इनबाउंड होना चाहिए। इनबाउंड होना चाहिए मीन्स वो मैट्रिक्स के अंदर ही होना चाहिए। तो एक वो मेथड थी। उसके अलावा जो स्पेसिफिक ज़रूरत थी वो करी थी। और एक और इम्पॉर्टेंट थी एडजेसेंट सेल्स वाली। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होती है कि एक सेल के एडजेसेंट सेल्स उसके नेबर हैं, तो उसमें इटरेट करना होता है, या तो उनको फेच करना होता है, या फिर यू आर अलाउड टू गो देयर, ऐसा कुछ होता है। इस केस में आइलैंड्स कनेक्टेड थे अपने नेबर से, तो उसके लिए एडजेसेंट सेल चाहिए होते थे, तो उसके लिए लेफ़्ट राइट अप और डाउन की मेथड बनाई थी। सो ये हमको गारंटी कर देती है कि एडजेसेंट सेल्स मिल जाते हैं, राइट। ये जस्ट थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ मैं। फिर हमने हर ग्रिड के एक एक सेल पे जाके चेक किया था कि अगर वो अभी विजिटेड नहीं हुआ है, दैट मीन्स यू शुड ऐड इट। तो शुड ऐड की एक मेथड देखते हैं एक बार। शुड ऐड के अंदर है वो इनबाउंड होना चाहिए, मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए, अभी विजिटेड नहीं होना चाहिए, और उसकी वैल्यू लैंड होनी चाहिए। मीन्स हमको आइलैंड निकालने थे, तो सारे कनेक्टेड लैंड्स को एक बार में विजिट करना था। तो कोई भी लैंड एनकाउंटर होता था तो उसको हम विजिट करते थे, और विजिट करना मीन्स उस पर BFS रन करना। उस आइलैंड को विजिट करने के लिए जो सबसे पहला हमने लैंड एनकाउंटर किया है उसको हम क्यू में डालते थे। जब क्यू से उसको निकालते थे तो उसके नेबर्स को डाल देते थे, और जब उन नेबर्स को निकालते थे तो उनके नेबर्स को डाल देते थे। एंड दिस इज हाउ वी रन द BFS इन द ग्रिड, राइट। वही जो बोला वही प्रोग्राम में लिखा है, जस्ट उसको मार्क कर दिया विजिट, और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती है एक एक सेल को निकाल के उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अब प्रोसेस करने का खाली इतना मतलब है कि उसके जितने एडजेसेंट सेल्स हैं अगर वो अभी विजिटेड नहीं हुए तो उनको क्यू में ऐड कर दो, दैट्स इट, राइट। एंड बाय डूइंग दिस व्हाट वी डिड वाज, जितनी भी बार हमको ऐसे अनविजिटेड लैंड मिला, दैट मीन्स दैट्स अ न्यू आइलैंड, एंड जितनी भी बार मिला वो हमारे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी वन मोर सिमिलर क्वेश्चन। तो ये ग्रिड के ऊपर BFS ही है, थोड़ी सी ट्रिक अलग होती है खाली इसकी, राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, जो ग्राफ वाला BFS था उसमें हमने किस टाइप के देखे थे। BFS ऑन ग्राफ में तो डायरेक्ट ट्रेवर्स करके उसकी ऑर्डरिंग लिखी थी, BFS ऑर्डरिंग। फाइंड पाथ एग्जिस्ट वाला ये सिमिलर है, ये फाइंड विद पाथ एग्जिस्ट ग्रिड के लिए है, ये वाला ग्राफ के लिए था। तो उसमें भी यही करते थे कि एक नोड से स्टार्ट करते थे सोर्स से, और BFS रन कर देते थे, और BFS में घूमते घूमते कहीं अगर डेस्टिनेशन मिल गया तो मतलब पाथ एग्जिस्ट करता था, और अगर पूरा ट्रैवर्स कर लिया, डेस्टिनेशन कहीं पे भी नहीं नोड मिली, तो मतलब पाथ एग्जिस्ट नहीं करता था। अभी इससे सिमिलर एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला हम लोगों ने देखा था। उसमें क्या किया था, सोर्स पुश करी थी क्यू में, एंड देन जो इमीडिएट नेबर्स थे उनको एक लेवल माना था कि एक डिस्टेंस दूर पे सोर्स से जहाँ जहाँ जा सकते हो उनको क्यू में पुश किया। जब उनको सबको पोल कर लिया तो
उसके बाद में हमने सेकंड लेवल का इटरेशन स्टार्ट किया कि दैट मीन्स फर्स्ट लेवल जब क्यू में पुश हुई, उन्होंने जिन नोड्स को ऐड किया जो अभी तक अनविजिटेड थी, उनको क्यू में ऐड करने से नेक्स्ट लेवल क्यू में ऐड हो गया, वो नोड्स सेकंड डिस्टेंस में होंगी, दैट मीन्स 2 हॉप्स पे उसमें पहुंच सकते हैं, राइट। और ऐसे करके जिस पॉइंट पे हमको डेस्टिनेशन मिला वो हम बता सकते हैं कि जिस भी लेवल पे है उतनी डिस्टेंस ये सोर्स से कंटेन करता है। सो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, जस्ट ये वाला पार्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस स्टार्ट कर दी एंड देन हर नोड को उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस देते गए, बट जो नेक्स्ट नोड ऐड होगी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी जिस नोड ने उसको ऐड किया है। सो इफ़ यू सी नोड को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके सारे एडजेसेंट को कंसीडर कर रहे हैं, और वो एडजेसेंट अगर ऐड होता है मतलब वो अभी तक अनविजिटेड था, मतलब उसमें पहली बार पहुंचे हैं, तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस सोर्स से होगी जितनी नोड की थी उससे एक ज़्यादा, क्योंकि नोड ने उसको ऐड करवाया है, राइट। अब देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन इसमें ग्रिड में। सो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर गिवन ए m क्रॉस n ग्रिड वेयर ईच सेल कैन हैव वन ऑफ द 3 वैल्यूज, 0 रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेल, 1 रिप्रेजेंट फ्रेश ऑरेंज and 2 represent a rotten orange. Every minute any fresh orange that is 4 directionally adjacent, अगर ये दिख जाए that means more likely कि BFS लगेगा, to a rotten orange becomes rotten, मतलब अगर rotten का नेबर है एक फ्रेश तो नेक्स्ट मिनट में वो भी रॉट हो जाएगा। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स दैट मस्ट लैप्स अंटिल नो सेल हैज़ फ्रेश ऑरेंज, इफ़ दैट इज़ इम्पॉसिबल देन रिटर्न -1। सो ये एग्जाम्पल इन्होंने जैसे दिया हुआ है, इसमें एक खाली ख़राब था पहले वाले सेल में, तो उसके सेकेंड मिनट में उसके नेबर्स ख़राब हो गए, तो सेकेंड मिनट जिसको इन्होंने मिनट 1 बोला है, मिनट 0 मतलब वो पहले से था, मिनट 1 जब 1 मिनट पास हो गया तो ये दोनों भी हो गए, मिनट 2 हुआ तो अब ये ख़राब हो चुका था तो इसका नेबर ये था और ये था, तो नेक्स्ट मिनट में ये दोनों भी ख़राब हो गए, एंड देन उसके नेक्स्ट मिनट में ये नीचे वाला हो गया क्योंकि ये वाले ने उसको ख़राब कर दिया, और फाइनली ये वाला भी ख़राब हो गया, राइट। सो 4 मिनट में सारे ख़राब हो गए हैं ऑरेंजेस। और ऐसा भी हो सकता है कभी कि कोई फ्रेश ऑरेंजेस दूर पड़े हों, कोई उसके एडजेसेंट में रॉटन हो ही नहीं, तो वहाँ तक कभी स्प्रेड पहुँची ही नहीं। सोल्यूशन भी देख लेते हैं इसका। क्यू के अंदर इनिशियली जितने भी ऑरेंजेस रॉटन हैं उनको एक बार में पुश कर देंगे, फिर जब उनको पोल करते जाएंगे तो उनके नेबर्स को पुश करेंगे अगर वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, और वही सेम आइडिया कि जो नोड जो रॉटन ऑरेंज मेरे को पुश करवा रहा है दैट मीन्स जिसका नेबर में था, जब वो रॉट हुआ था उससे एक दिन बाद में मैं रॉट हो जाऊंगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट हर ऑरेंज का कि उसको कितना टाइम लगा, और ऐसे सारे ऑरेंजेस को कंसिडर करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम वाला होगा जो सबसे लास्ट मिनट पे रॉट होगा, वो होगा टोटल टाइम रॉट होने का, राइट। सो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने ग्रिड दी हुई है, सो वही सेम आइडिया है, ग्रिड ग्राफ क्लास बनाई है प्रीवियस क्वेश्चन जैसी। सो इसमें तो मोस्ट लाइकली कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ग्रिड पास कर दिया, रोज कॉलम सेम है, इनबाउंड सेम है मेथड, तो मैं फिर से पूरी डिटेल में नहीं जा रहा इसके, राइट। गेट सेल तो इंटीजर वैल्यू, ये रिक्वायरमेंट इसकी स्पेसिफिक थी कि उसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू है सेल की, वो चाहिए थी 0 1 2 थी ना, तो इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ फैच करने के लिए मेथड बनाई है। गेट सेल विथ वैल्यू, सो सारे सेल्स अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू के चाहिए हैं तो इससे कर सकते हैं, और ये यूज़ होगा इनिशियली रॉटन वाले फाइंड करने के लिए। तो हमको जब 0th मिनट है उसमें पूरे ग्रिड में जहाँ जहाँ रॉटन ऑरेंजेस हैं उनको फाइंड करना है, तो जब उनको फाइंड कर लेंगे तो उनको एक बार में क्यू में ऐड कर देंगे, तो उसके लिए ये मेथड यूज़ होगी। आई थिंक ये मैंने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी है, सिंपल फॉर लूप वाला यूज़ भी कर सकते हैं। एक लिस्ट बनाओ, उसमें सेल्स रखेंगे, लिस्ट ऑफ सेल, और रॉटन नाम रख सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देंगे न्यू एरे लिस्ट से, और जो ग्रिड है उसके अंदर इटरेट करेंगे, जहाँ जहाँ वैल्यू 2 होगी उसको इसमें ऐड कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। बट अगर स्ट्रीम से करना है तो वो भी देख सकते हैं, इंट स्ट्रीम जावा की प्रोवाइडेड क्लास है, उसको आप रेंज बता सकते हो कि कौन सी रेंज में स्ट्रीम बनानी है, तो 0 से लेके ग्रिड लेंथ मीन्स नंबर ऑफ रोज तक, बॉक्स मीन्स वो
प्रिमिटिव इंटीजर टाइप होती है उसको इंटीजर क्लास में कन्वर्ट कर देती है। एंड देन फ्लैट मैप, दैट मीन्स ईच रो के लिए क्या ऑपरेशन करना है ये फ्लैट मैप के अंदर बताएंगे। सो एक एक रो के लिए क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, अगेन एक एक रो के एक एक कॉलम को जाके देखेंगे तो एक एक सेल मिलेगा, राइट। सो इस रेंज के अंदर, वैसे ये पार्ट ऑप्शनल है स्ट्रीम वाला, हाँ वो अगर लिस्ट वाले से इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो इन दैट, बट अगर ये समझना है तो हाँ ये रेंज बनाएंगे 0 से लेके ग्रिड आर डॉट लेंथ मीन्स एक एक कॉलम को एक एक करके चेक कर रहे हैं। एक आर के लिए जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सारे प्रेजेंट हैं इस स्ट्रीम में, राइट। एंड देन फाइनली फिल्टर करेंगे, मेरे को वो सारे रोज कॉलम्स चाहिए जिनकी वैल्यू उसने क्वेरी में पूछी है कि वैल्यू के बराबर जो सेल्स हैं वो रिटर्न करने हैं। तो उस जिस भी ग्रिड की वैल्यू गिवन वैल्यू के बराबर है उसको फिल्टर कर दूंगा और उस कॉलम को एक नया सेल बना के जिसमें रो और कॉलम होगा उसको रिटर्न कर दूंगा। आई थिंक आई नो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये इंटीजर स्ट्रीम और लैम्डा फंक्शंस, फर्स्ट यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विथ ईजियर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन यू कैन राइट द एडवांस वन। वैसे अभी ये थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया है। यू कैन राइट द फॉर लूप सोल्यूशन, टेस्ट इट, इफ इट वर्क्स then ask some LLM ki how I can write it in stream format as well. Programming is actually shifting to this stream and lambda expression, so we have to learn it. ठीक, थोड़ा सा डिटोर हो गया। एंड देन फाइनली सेट सेल। सो ये वाला इसलिए है कि जब कोई ऑरेंज रॉट हो जाएगा तो उसको वैल्यू सेट कर देंगे रॉटन पे, तो उससे ग्रिड की वैल्यू अपडेट करने के लिए वाली मेथड है। सेल वाली में कोई चेंज नहीं है, रो कॉलम है, एडजेसेंट सेल्स हैं पहले जैसे। ठीक, अब देखते हैं इस पे रॉटन ऑरेंजेस करने के लिए क्या इम्प्लीमेंट किया है। तो ग्राफ तो बना लेंगे, ग्रिड ग्राफ, उसको यहाँ पास भी कर देंगे, क्लास लेवल में असाइन भी कर देंगे, यहाँ तक ठीक है। ठीक, और उन्होंने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं एज अ कॉन्स्टेंट, उनको एज अ कॉन्स्टेंट डिफाइन कर लिया ताकि ये रीडेबल रहे। विजिटेड रहता ही है हमेशा, जो सेल विजिट हो चुके हैं उनको दोबारा ना विजिट करें उसके लिए। और BFS की क्यूब जिसमें इनिशियली सारे रॉटन जाएंगे और एक एक करके वो फ्रेश वालों को पुश करते रहेंगे। इन सब को इनिशियलाइज कर लिया यहाँ पे, ग्राफ जो क्लाइंट ने बना के दिया उसको क्लास लेवल वेरिएबल में असाइन कर दिया, विजिटेड को रोज एंड कॉलम के साइज से इनिशियलाइज कर दिया, हर सेल के लिए एक एक विजिटेड होगा, एंड क्यू को एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन वी रन द BFS। अभी तक का सब सेम जा रहा है जैसा पिछले वाले इम्प्लीमेंटेशन में था, राइट। अब देखते हैं BFS कैसे रन करेंगे। सो ये एग्जैक्टली जो मैंने बोला था कि टाइम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक वेरिएबल है वो तो ठीक है, बट क्यू में इनिशियली पहले हम सिर्फ सोर्स डालते थे, बट इस केस में क्या डिफरेंट कर रहे हैं, जितने भी रॉटन ऑरेंजेस हैं ना उनको इनिशियली ही क्यू में पुश कर दो। इसको सीड करना भी बोल सकते हैं कि जितने भी रॉटन वाले हैं उनको D1 में ही पुश कर दिया। अब जब तक वो सारे पहले निकल नहीं जाते उसके बाद उसके नेबर्स आएंगे, राइट। सो दिस इज अनदर स्लाइटली मॉडिफाइड टेम्पलेट फॉर BFS which also works in some cases it is required, for example in this case, बट यही दोनों होते हैं। एक जो कल देखा था जिसमें सिर्फ सोर्स को ऐड किया था क्यू में इनिशियली, और दूसरा ये जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ नोड को इनिशियली ऐड कर देते हैं। ठीक, उसके आगे का फिर थोड़ा सिमिलर है जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है। हाँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज है। सो कुछ जगहों पे ये फिर भी हमने देखा हुआ है, स्पेशली जब हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे, ट्री के ऊपर BFS चला रहे थे, तो हमने ये मेक श्योर किया था कि अभी क्यू का जितना साइज है वो करंट लेवल को रिप्रेजेंट करता है, तो उनको आप क्यू में से जब तक पूरा पुल नहीं कर लेते उसको आप एक लेवल बोलेंगे। तो वही सेम चीज़ करी है, साइज अभी क्यू का जितना है वो आज के लिए कितने ऑरेंजेस हैं जो रॉट हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उन सबको एक बार में पुल करेंगे, उनके नेबर्स को क्यू में ऐड करते रहेंगे, बट उनको इस वाले इटरेशन में पोल नहीं करेंगे, राइट। सो ठीक है, थोड़ा सा स्टिल डिफिकल्ट है, आगे देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। क्यू का साइज मैंने निकाल के रख लिया और टाइम इंक्रीज कर दिया। अब क्यू में जितने इनिशियली थे उतनी बार मैंने क्यू को पोल किया, और पोल करके जो करंट सेल आ रहा है, एक तो पहले तो उसको रॉटन सेट कर दिया और दूसरा प्रोसेस किया। प्रोसेस करना स्टिल सेम है, प्रोसेस करने के लिए
जो करंट सेल है उसके एडजेसेंट सेल्स को निकाला, एडजेसेंट सेल्स अगर ऐड होने चाहिए तो उनको ऐड कर दिया, और ऐड होने चाहिए के लिए क्या कंडीशन है, वो भी ऑल लाइक पूरी सेम ही है। वो इनबाउंड होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, विजिटेड नहीं होना चाहिए, और उसकी वैल्यू इसीलिए यहाँ पे गेट मेथड बनाई है कि वो फ्रेश होना चाहिए। अगर वो एक फ्रेश ऑरेंज है तभी उसको पुश करेंगे क्यू में, राइट। तो अगर वो था फ्रेश तो उसको पुश कर दिया प्रोसेस कर दे टाइम पे। देन फाइनली ये सब करने के बाद में उस लेवल के जितने थे ना वो इस लूप में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक दिन के फ्रेश ऑरेंजेस का पोलिंग हो जाएगी, और वो अपने नेक्स्ट जिनको रॉट करने वाले हैं उनको क्यू में ऐड कर देंगे, एंड देन फिर वी लूप बैक टू जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती है। इससे ये वाला एक सेक्शन विल फिगर आउट, विल डू क्यू में ऐड करने का काम फॉर 1 मिनट वाला सेक्शन, लाइक 1 मिनट में जितने होने वाले हैं उनको ऐड कर देगा क्यू में, और जो उससे पहले वाले मिनट के थे उनको पोल कर देगा। ठीक, अब ये सब करने के बाद में फाइनली एक चीज और चेक करनी बची है कि ग्राफ में अगर कुछ फ्रेश बचे हैं, दैट मीन्स वो वाली कंडीशन है लास्ट वाली जिसमें हम नहीं पहुंच पाए, रॉटन ऑरेंजेस नहीं पहुंच पाए फ्रेश वालों तक, तो वहाँ पे रिटर्न -1 करने को बोला था, वो कर दिया। और फाइनली टाइम को रिटर्न -1 और 0 इसीलिए किया है क्योंकि 0th मिनट से स्टार्ट किया था, और आते से ही जब पहला ही मिनट हुआ था तभी +1 कर दिया था, जबकि इन्होंने पहले मिनट को 0 कंसीडर किया है, इसलिए उसको -1 करना पड़ेगा। ये एक और टेम्पलेट ही होता है जिसमें हम एक बार में एक लेवल को ट्रैवर्स करते हैं। तो क्यू में जितनी भी चीज़ें पुश हो गई हैं ना वो उस मिनट की ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उनको सबको पोल करके उसके नेबर्स को उसके नेक्स्ट लेवल में पोल करना स्टार्ट करते हैं। थिंक हाँ, लेट्स से खाली है, अगर मैप खाली है पूरा, ना रॉटन है ना वो है फ्रेश वाले, तो उस केस में एक बार भी नहीं चलेगा, राइट। तो 0 हो जाएगा फाइनली, -1 रिटर्न करने का ट्राई करेगा जबकि 0 रिटर्न करना चाहिए। ठीक, साइज वाला पार्ट समझ में आया, क्यों साइज निकाल के फिर उसको एक बार साइज को पूरा पुल करते हैं, फिर नेक्स्ट पैच को ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है कल से। गुड, देन वी कैन सी, we can see next topic. So next thing is union find. तो स्ट्रिक्टली वैसे ही ग्राफ से रिलेटेड तो नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें यूनियन फाइंड यूज़ होता है बट वो ग्राफ के नहीं होते हैं। बट ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्री और ट्री के क्वेश्चंस, कंपोनेंट्स के क्वेश्चन करने के लिए यूनियन फाइंड यूज़ होता है, तो इसलिए पहले यूनियन फाइंड को देखते हैं, फिर यूनियन फाइंड का यूज़ करके जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं उस पर आएंगे। ठीक, सो वी आर लुकिंग एट द एल्गोरिथम फर्स्ट। यूनियन फाइंड में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एंड इनिशियली लेट्स से मेरे पास डेटा है 0 से लेके 11 तक, और ये सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट इनिशियली वो सारे इंडिविजुअल हैं, लाइक एक ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सो फॉर एग्जांपल 2 है, ये ग्रुप है बट ग्रुप में अभी एक ही एलिमेंट है। इसमें एक एक करके हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम ग्रुप्स को कंबाइन करते जाते हैं, या उसको बोल सकते हैं मर्ज करते जाते हैं, और स्पेसिफिकली इस एल्गोरिथम की टर्म में उसको बोलते हैं, उनको यूनिफाई कर देते हैं। यूनिफाई कर देते हैं मतलब नाउ दे आर पार्ट ऑफ अ सिंगल ग्रुप। इफ़ यू आस्क मी कि लेट्स से 2 और 3 को कंबाइन कर दिया, एंड यू आस्क मी 2 किस ग्रुप का पार्ट है, तो हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटर होता है। तो लेट्स से 2, 3 एंड 4 एक ही ग्रुप में हैं, और 3 उनका रिप्रेजेंटेटर है। सो इफ़ यू आस्क मी 2 किस ग्रुप का पार्ट है, सो आई विल टेल 2 उस ग्रुप का पार्ट है जिसका रिप्रेजेंटेटिव 3 है। एंड सिमिलरली इफ़ यू आस्क मी 4 किस ग्रुप का पार्ट है, तो उसके लिए भी आंसर होगा कि वो उस ग्रुप का पार्ट है जिसका रिप्रेजेंटेटिव
3 है एंड 3 के लिए भी वो खुद ही अपना रिप्रेजेंटेटर होगा, राइट। अब इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं एक-एक करके, बट उससे पहले क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि इसको एलिमेंट्स को जो इनिशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे से, उनको हम यूनिफाई कर सकते हैं, उसको यूनियन बोलते हैं। और दूसरा होता है फाइंड। सो ऑब्वियसली यूनियन फाइंड एल्गोरिथम है, उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, यूनियन और फाइंड। सो फाइंड का होता है कि कोई भी एक एलिमेंट को अगर मैंने फाइंड क्वेरी करा यूनियन फाइंड से, तो वो मेरे को रिटर्न करेगा उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटर, राइट। ताकि मैं कोई भी डिफरेंट एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटर फाइंड करके ये चेक कर लूँ कि वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं कि नहीं, ठीक। यूनियन करते टाइम 2 एलिमेंट देते हैं, मेथड कुछ रिटर्न नहीं करती है, जस्ट यूनिफाई कर देती है एक्स और वाई को। और फाइंड करते टाइम पे एक एलिमेंट कॉल करते हैं कि इस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटर फाइंड करके दो, वो उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटर या लीडर भी बोल सकते हैं, वो फाइंड करके दे देता है, ठीक। अब ये तो आइडिया हो गया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास होता है एक हर एलिमेंट का होता है पेरेंट, और हर ग्रुप का होता है साइज। तो वो मैं इंटरनली मेंटेन करके रखता हूँ। इसमें से हम पेरेंट देखते हैं कि कैसे वो रीअसाइन होता जाता है जब हम यूनिफाई करते जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट को, और कैसे उस पेरेंट को यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटर फाइंड करते हैं, ठीक। सो लेट से पहली क्वेरी आई यूनिफाई 3 and 7, यूनियन 3 and 7। सो क्या होगा उसमें, इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई सा एक चाइल्ड बन जाएगा और कोई सा एक 7 बन जाएगा। वो कैसे चूज करते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, बट इस केस में मैंने ये चूज किया कि 7 इज नाउ द पेरेंट ऑफ 3। अभी कुछ और यूनियन करते हैं, उसके बाद क्वेरी करके देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेटर फाइंड करते हैं किसी एलिमेंट का। तो अब मेरे को यूनिफाई करना है 7 and 10। सो यू सी 10 यहाँ पे है, वो भी इसके साथ यूनिफाई हो गया। तो अब ये तीनों एक ही ग्रुप का पार्ट हो गए हैं, राइट। और यूनियन कर दिया 8 को भी 5 से, तो ये दोनों यूनिफाई हो गए। एंड 8 और 6 को भी यूनिफाई कर दिया, तो ये दोनों भी यूनिफाई हो गए। अब ये तीनों का एक अलग ग्रुप बन गया है। फ्रेंड सर्कल बनते हैं ना जैसे डिफरेंट लोगों के, तो वैसा कह सकते हैं। और एक नया पर्सन आता है, वो उनको ज्वाइन करता है, तो वो सबका फ्रेंड बन जाता है। जैसे था 6 ज्वाइंस, तो वो इन दोनों के ग्रुप में शामिल हो गया है, ठीक। अब करते हैं एक फाइंड ऑपरेशन। सो अगर मेरे को फाइंड करना है 5 को, फाइंड करने का मतलब होता है कि उस ग्रुप का लीडर फाइंड करके दो। और जैसा हमने देखा कि वो पेरेंट असाइन हो जाता है, तो फाइंड करना इतना इजी होता है कि हर नोड के पेरेंट तक जाते रहो जब तक पेरेंट की कुछ वैल्यू है, या पेरेंट खुद का पेरेंट नहीं है। सो 5 का पेरेंट 8 है, हम 8 पे जाएंगे एंड देन वी जस्ट स्टॉप देयर। सो 5 का पेरेंट जब मैंने फाइंड किया तो वो 8 मिला मेरे को। अभी और एग्जांपल हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट। तो अब मेरे को 8 और 3 को, ये 8 है और ये 3 है, इसको यूनिफाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, 7 का पेरेंट 8 को असाइन कर दूंगा। 2 चीज़ें यहाँ पे। पहली चीज़ तो मेरे को कैसे पता कि 3 का अगर यूनिफाई करना है ये 8 वाले ग्रुप के साथ में, तो मैं डायरेक्टली 3 को 8 से क्यों नहीं पेरेंट बना देता। ना तो हम ये कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये, हमको ये डिसीजन भी लेना होता है कि या तो 8 को पेरेंट बनाओ 7 का, या फिर 7 को पेरेंट बनाओ 8 का। वो डिसीजन कैसे लेते हैं। और ये पहला वाला क्वेश्चन कि डायरेक्टली 3 को क्यों नहीं मार्क कर दिया एज अ चाइल्ड ऑफ 8, ये दोनों क्वेश्चन अभी जस्ट हम देखेंगे। पर अभी हम इसमें आगे चलते हैं और थोड़ी यूनिफाई कर देते हैं। 1 और 2 को यूनिफाई कर दिया तो 2 पेरेंट बन गया 1 का। 1 और 9 को यूनिफाई कर दिया, ये 1 है और ये 9 है। तो सी यहाँ पे मैंने 1 को पेरेंट नहीं बनाया, उस नोड का जो रिप्रेजेंटेटर होता है ना, वहाँ पे नया एलिमेंट मैं ऐड करता हूँ, राइट। अब मेरे को यूनिफाई करना है 7 को और 9 को, और ये एक केस है जिसमें हम वो दोनों चीज़ें देखेंगे कि क्यों मैंने
कैसे डिसाइड किया कि किसको पेरेंट बनाया ना, क्यों मैंने डायरेक्टली ऐड नहीं कर दिया। सो मान लो अगर मेरे पास 7 और 9 को यूनिफाई करने के लिए आता और मैं 7 को पेरेंट बना देता 9 का, तो ये गलत हो जाता, दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी इतनी है कि एक ग्रुप के पार्ट हैं, तो अब 7 और 9 को यूनिफाई किया मतलब ये सब अब एक ग्रुप के पार्ट हो गए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि मैं अगर 9 को क्वेरी करता हूँ तो उसके 2 पेरेंट हैं पहली बात तो वो गलत हो गया, वो डिसाइड नहीं कर सकता कि किस साइड जाना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात 10 का अगर रिप्रेजेंटेटिव ट्राई निकालने का ट्राई करो तो वो आएगा 10, 7 एंड 8 विच इज़ 8, और 1 का ट्राई करो तो आएगा 2, ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप का पार्ट हो गए हैं तो उनका रिप्रेजेंटेटर सेम होना चाहिए। सो जब हमको यूनिफाई करना होता है हम डायरेक्टली एज को कनेक्ट नहीं करते हैं, हम पहले जो क्वेरी के लिए आए हैं, जो यूनियन होने के लिए आए हैं, उनका रिप्रेजेंटेटर फाइंड करते हैं। तो हम फाइंड क्वेरी रन करेंगे इन दोनों पे, 7 पे और 9 पे, और जो उनका फाइनल रिप्रेजेंटेटर आएगा उनके बीच में कनेक्शन बनाएंगे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मेकिंग बिटवीन दीज नोड, राइट। सो पहले 9 का फाइंड करेंगे जो कि आएगा 2, और फिर 7 का फाइंड करेंगे जो कि आएगा 8। सो इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ के रख लेंगे। एक बार ये ढूंढ लिए ना, यू डोंट केयर अबाउट कि ओरिजिनली क्या आए थे, मेरे को खाली ये जानना है कि कौन से ग्रुप्स आए थे जिनको मेरे को मर्ज करना है। तो वो एक थे ये 2 वाला ग्रुप और एक था ये 8 वाला ग्रुप, इनको मर्ज करना था, राइट। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्यों डायरेक्टली एजेस नहीं फॉर्म कर देते हैं जिन पे क्वेरी आई है। दूसरा क्वेश्चन था कि ये कैसे डिसाइड करें कि किसको पेरेंट बनाना है। हम 8 को भी बना सकते थे और 2 को भी बना सकते थे। मान लो मैंने 2 को बना दिया, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि इतनी सारी जितनी ये 8 की नोड है ना, इन सब का जब मैं पेरेंट नहीं रिप्रेजेंटेटर फाइंड करने का ट्राई करूँगा तो मेरे को इन सब के लिए 8 तक तो वैसे ही आना पड़ रहा था, अभी मेरे को इन सब के लिए एक एडिशनल स्टेप चल के जाना पड़ेगा, राइट। सो उन सब के लिए डिस्टेंस हो जाएगी ओल्ड डिस्टेंस +1। एंड दूसरे वाले केस में अगर मैं 8 को पेरेंट बनाता तो इन वाली नोड्स के लिए वो डिस्टेंस होती डिस्टेंस +1। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि कौन से वाले केस में बेटर है। इसमें सिर्फ 3 ही नोड हैं जिनके लिए डिस्टेंस 1 इंक्रीज हुई है। पिछले वाले केस में कितनी नोड थी, 1 2 3 4 5 6 नोड्स के लिए हो रहा था। सो ये होता है डिसीजन फैक्टर कि किसको पेरेंट बनाना है। जिस ग्रुप में ज़्यादा नोड्स होती हैं उस ग्रुप को पेरेंट बनाते हैं। तो जब पेरेंट बना रहे होते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जिस ग्रुप का साइज़ ज़्यादा है वो पेरेंट बनेगा और जिस ग्रुप का साइज़ कम है वो चाइल्ड बनेगा, दैट्स इट, ठीक। सो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एक बार। सो थिंग इज़ कि इसका डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि इम्प्लीमेंट द यूनियन फाइंड। तो हम लीड कोड में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें यूज़ होता है, उसमें डायरेक्टली देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे बाद में, पहले इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं यूनियन फाइंड का। और ये इम्प्लीमेंटेशन एक बार कर लिया ना, देन यू कैन फ्रीली यूज़ द फाइंड एंड यूनियन मेथड विदाउट वरिंग कि उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। प्लस हर जगह पे ये कॉपी पेस्ट हो सकती है, जैसी ऐसी की ऐसी, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता। तो एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर इसको बार बार यूज़ करेंगे, ठीक। मैंने क्या कहा था कि 2 चीज़ें हम रखेंगे, पेरेंट और साइज़, जो कि मैंने यहाँ रैंक भी बोला, तो कभी कभी इसको रैंक भी बोलते हैं। थोड़ा सा माइनर ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंस है, लोग दोनों यूज़ करते हैं, तो हम एक इनमें से एक यूज़ कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग होती है तो सब खुद के पेरेंट होते हैं, सब इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, तो हर नोड खुद की पेरेंट होती है, वो वही असाइन किया है यहाँ पेरेंट के अंदर। इंट स्ट्रीम फॉर 0 से n तक करने से एक 0 से लेके n-1 तक की एरे मिल जाएगी, वो मैंने पेरेंट में असाइन कर दी है। अगर ये स्ट्रीम वाला नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं एक बार उस एरे में भी लिख देता हूँ उसको। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस डॉट पेरेंट इज इक्वल्स टू न्यू पेरेंट एन। सो एन यूज़र को बताना पड़ेगा कि यूनियन फाइंड जो बनाना है ग्रुप ऑफ डेटा वो कितने साइज का बनाना है, न्यू इंटीजर, राइट। एंड हर जो नोड रहेगी वो स्टार्टिंग में खुद की पेरेंट रहेगी, तो उसके लिए क्या लॉजिक लिखेंगे, दिस डॉट पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई, ठीक। ये भी सेम ही चीज़ करेगा जो इंटरेस्टिंग कर रहा था।
और दूसरी चीज रैंक विच इज साइज, तो इनिशियली सबका साइज 1 है तो उसको फिल कर दिया रैंक को 1 से। ठीक, फाइंड देखते हैं। ये फाइंड किया था ना, कोई भी अगर मेरे को कोई एक नोड के लिए पूछता है कि आप किस ग्रुप का पार्ट हैं, तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा उसका रिप्रेजेंटेटर कौन है, उसका लीडर कौन है। उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा था, इजी था। हर नोड के लिए उसके पेरेंट पे जाओ तब तक जब तक वो रूट नोड नहीं हो जाती। और रूट नोड कब होगी, जब वो खुद की पेरेंट हो। तो जब तक वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ ए, दैट मीन्स वो खुद की पेरेंट नहीं है, तब तक हम पेरेंट पे एक एक करके जाते रहेंगे। सो हमने ये वाला इंस्ट्रक्शन एक सेकंड के लिए इग्नोर कर देना, a is equals to parent of a कर दिया, that means we go to that parent and keep going until there is a parent to go. जब ये a खुद के parent के बराबर हो गया, that means you are at root and you can stop there and you can return that value. So we have find out the representative of the a, right? That was one. दूसरा है unify करना जो था, तो ये मैंने बताया था क्लियरली कि हम डायरेक्टली ए और बी को चाइल्ड नहीं बना सकते हैं, उन दोनों के रिप्रेजेंटेटर पहले फाइंड करने पड़ेंगे। उनको फाइंड कर लिया तो अब मेरे को ओरिजिनल वाले की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसी में ही असाइन कर दिया कि ए और बी को अपने वही कर दो, रिप्रेजेंटेटर से ही रिप्लेस कर दो। ठीक, एंड फाइनली रैंक ऑफ ए, जैसे मैंने कहा था कि अगर ए का साइज़ बड़ा है देन मेक बी चाइल्ड ऑफ ए, मतलब जो सेकेंड पैरामीटर है उसको चाइल्ड बनाना है क्योंकि वो साइज में छोटा है। तो जो छोटा है वो चाइल्ड बनेगा और जो बड़ा है वो पेरेंट बनेगा। अब दूसरे वाले केस में जब ए छोटा था तो ए चाइल्ड बनेगा, तो इसमें खाली स्वैप कर दिया है पैरामीटर्स को, राइट। चाइल्ड कैसे बनाते हैं वो देखते हैं एक सेकेंड में। वो भी सिंपल ही है बहुत, मेक बी चाइल्ड ऑफ ए, तो जो सेकंड पे आया है उसको चाइल्ड बनाना है ए का। और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेरेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ए, दैट्स इट। जस्ट जो ए है अब उसका साइज इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा था, इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग यू कैन ऑल्सो एड रैंक ऑफ बी। सो अभी ए वाली जो नोड है उसके अंदर ऑलरेडी जितने थे उसमें बी भी अब उसका एक चाइल्ड हो गया, तो बी के अंदर जितनी नोड थी वो भी इसकी साइज में काउंट होने लगेंगी, तो इसलिए उसके टोटल साइज में बी की वैल्यूज को भी ऐड कर दिया, राइट। पेरेंट बनाना तो सिंपल ही है, और बेस्ड ऑन दिस वी टेक द डिसीजन कि अगर ए का साइज बड़ा है तो ए को पेरेंट बनाओ, नहीं तो बी को पेरेंट बनाओ, दैट्स इट। सो ये यूनियन फाइंड का इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसा वैसा हर जगह यूज़ होता है। अगर स्ट्रीम याद कर लो तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन में ही दिस इज हाउ यू कैन राइट। ठीक, एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं फाइंड को यूज़ करके। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला थोड़ा सिंपल ही है। सो योर in this problem a tree is a undirected graph that is connected and has no cycle. So tree की standard definition दी है, you are given a graph that start as a tree with n nodes labeled from 1 to n with one additional edge added. So पहले वो एक tree हुआ करता था, सिर्फ एक additional edge add कर दी है उन लोगों ने। The added edge has two different vertices chosen from 1 to n. Obviously सेल्फ लूप नहीं है, इसकी मतलब ये हुआ तो दो कोई नोड्स उन लोगों ने चूज करी है, उसके बीच में एक एज ऐड कर दिए एंड वाज नॉट एन एज दैट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, दैट मीन पैरेलल एज नहीं है। सो फॉर एग्जांपल पहले अगर ये ऐसा ट्री था 1 से 2 एंड 1 से 3, तो उन्होंने नई एज 2 से 3 ऐड करी है, नॉट लाइक कि 1 से 2 पहले से थी तो फिर से एक 1 से 2 ऐड कर दी, ये नहीं किया है, ये उन्होंने क्वेश्चन में गारंटी दी है। नाउ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज यूजुअल, जैसा हमेशा वो देते हैं, ए से बी एज दी है तो मतलब ए से बी के बीच में एज है। then return the edge that can be removed so that the resulting graph is a tree of n nodes. If there are multiple answer, return answer that occurs last in the input. So ये जो ग्राफ है ना, इसमें एक एज उन्होंने ऐड करी है जब वो ट्री हुआ करता था, बट हम वो एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते हैं, हम खाली इतना बता सकते हैं कि वो एज ऐड करने के बाद एक नई साइकिल बन गई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ट्री पहले से कनेक्टेड रहता है और उसकी
एजेस इतनी मैक्सिमम रहती हैं कि जितनी साइकिल बनाए बिना ऐड की जा सकती हैं। तो आप एक एडिशनल एज ऐड करोगे तो साइकिल बन जाएगी। अब उस साइकिल की पार्ट जितनी भी एजेस बन गई हैं उनमें से कोई भी एक रिमूव करेंगे ना तो वो वापस ट्री बन जाएगा। तो हमको खाली ये बताना है कि उस साइकिल की पार्ट वाली एजेस कौन सी हैं। दैट मीन्स हमको ये बताना है कि कौन सी एज हटाने के बाद में साइकिल रिमूव हो जाएगी, राइट। इसको दूसरे टर्म में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसी एजेस मैं हटा दूं जिनको हटाने के बाद में ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, तो दैट मीन्स दे वर नॉट द पार्ट ऑफ साइकिल। उनको डिस्कनेक्ट कर उसको हटाने से ग्राफ ब्रेक हो गया और साइकिल वहीं रह गई। तो वो नहीं बताना है मेरे को वो बताना है ऐसी एज जो साइकिल का पार्ट है और उसको हटाने से ग्राफ कनेक्टेड रहेगा बट साइकिल रिमूव हो जाएगी, राइट। अब वो देखते हैं एक सेकंड में कैसे कर सकते हैं। यूनियन फाइंड का इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले से बना के रख लिया, उसको यूज़ करेंगे। सो नाउ नोटिस वन थिंग कि ये आइडिया मैं लगा रहा हूँ यहाँ से। एजेस जो हैं उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई हैं एंड देन फाइंडर के अंदर खाली उसको पास किया है और नंबर ऑफ नोड्स को पास किया है। सो नंबर ऑफ नोड्स यू नो कि ट्री के अंदर वो नंबर ऑफ एजेस होती हैं, नंबर ऑफ नोड्स -1। इस केस में सिर्फ एक एडिशनल एज है तो जितनी भी एजेस होंगी उतनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगी, राइट। उसको मैंने पास किया यहाँ पे फाइंड रिडंडेंट कनेक्शन के अंदर एंड क्लास लेवल में इनिशियलाइज कर दिया एजेस को ताकि एज आ आर्गूमेंट बार बार पास ना करना पड़े। यूनियन फाइंड को इनिशियलाइज कर दिया जितनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं उससे। सो यूनियन फाइंड का जो डेटा रहता है वो यहाँ पे एक एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो अब सी आइडिया ये है कि जितनी भी एजेस है ना उनको मैं पूरे ग्राफ में से सारी एजेस रिमूव कर दी, पूरा खाली कर दिया ग्राफ को, सिर्फ नोड्स रखी हैं और अब मैं एजेस को एक एक करके ऐड करता जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जो भी एज को मैंने ऐड किया दो नोड्स के बीच में उन दोनों नोड्स को मैं यूनिफाई कर दूंगा। दैट मीन्स वो अब एक ही कंपोनेंट का पार्ट बन गए हैं एक एक करके। और ये करने से क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ऑलमोस्ट ट्री बन गया है, मे बी डिसकनेक्टेड, बट अब मेरे को वो साइकिल वाली एज मिल गई और उस साइकिल वाली एज है दैट मीन्स लेट्स से 1 से 2 कनेक्टेड हो गया एंड 1 से 3 कनेक्टेड है। तो मैंने 1 2 को यूनिफाई कर दिया, 1 3 को यूनिफाई कर दिया है। जब मैं अब 2 3 को ऐड करने की कोशिश करूँगा तो उससे क्या होगा, जो यूनियन करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ 2 और 3 को, दे विल बी ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। सो लेट्स से 1 2 और 1 3 पहले से था एंड 2 3 एग्जिस्ट नहीं करता था। अब मैं जब इसको ऐड करने का ट्राई करूँगा सो ऑलरेडी 1 2 से लेके 3 तक का एक पाथ एग्जिस्ट करता था और 2 3 और ऐड कर दिया तो उसके कारण साइकिल बन गई। सो दैट मीन्स इट इंडिकेट्स कि जो नई वाली एज मैं ऐड कर रहा हूँ वो साइकिल बना देगी। सो यही उनको जानना है कि कौन सी ऐसी एज है जो साइकिल बनाएगी, वो उनको फाइनली रिटर्न कर दो। एक बार इस वाले एग्जांपल में भी देखते हैं। मान लो उन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं उससे एक एक करके ऐड करते जाते हैं एजेस जो भी उन्होंने ऑर्डर में दी हैं। 1 2 को ऐड किया तो 1 और 2 यूनिफाई हो गए, 1 और 2 अब एक ही ग्रुप का पार्ट हैं। देन 2 3 को ऐड किया तो अभी ये 2 3 डिफरेंट ग्रुप्स में थे क्योंकि 3 4 एंड 5 अभी अपने अपने ग्रुप में थे, सिर्फ 1 और 2 एक ग्रुप का पार्ट बने थे। देन 2 3 ऐड की ये वाली एज तो 2 3 और 1 ये तीनों एक ही ग्रुप का पार्ट हो गए इस टाइम पे, राइट। देन 3 4 को ऐड किया तो 4 भी अलग था एंड 1 2 3 अलग थे, 4 ने भी ज्वाइन कर लिया इनके ग्रुप को। तो 1 2 3 4 चारों अब एक ही ग्रुप का पार्ट हो गए। नेक्स्ट मैं 1 4 को ऐड करने का ट्राई करूँगा बट इस पॉइंट पे मैं देखूँगा कि जिन दो नोड्स को मैं यूनिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ वो ऑलरेडी सेम ग्रुप में हैं। जब ऐसा पॉइंट आएगा तो उसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ कि हाँ ये वाली एज ऐसी है जो साइकिल बना देगी। दैट मीन्स इसको हटा के भी आप ग्राफ कनेक्टेड रख सकते हैं और इसको हटाने के बाद में साइकिल रिमूव हो जाएगी। सो इतना सही आइडिया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर यूनियन फाइंड अलग बना ली है तो छोटा ही होगा। जिस एज को फाइंड करना है उसको इनिशियलाइज किया, देन एजेस पे एक करके इटरेट किया, उसकी सोर्स एंड डेस्टिनेशन निकाली। तो इन्होंने जो नोड्स दी हुई हैं वो 1 से n तक हैं और मेरा जो एरे का एक्सेस होता है वो 0 से n-1 तक होता है। तो उन दोनों को -1 कर लिया, राइट। जब भी ऐसा दिया हो 1 से लेके n तक नोड्स हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन पे -1 कर लेना, मेमोरी सेव होती है एरे के अंदर।
और वही जो कंडीशन मैंने बोली थी, यूनियन फाइंड के अंदर फाइंड करेंगे अगर सोर्स और डेस्टिनेशन ऑलरेडी सेम ग्रुप के हैं, दैट मीन्स उनका फाइंड विच इज देयर रिप्रेजेंटेटर इज ऑलरेडी same, that means they belong to the same group. That means adding this edge will make a cycle, so you can keep it as कि ये एक edge थी, but उन्होंने बोला है कि वो लास्ट वाली देनी है तो एंड तक चलाएंगे, बाद में भी अगर कोई ऐसी मिली तो वो रिडंडेंट एज को अपडेट कर देगी। जब ये लूप फाइनली ख़त्म होगा तब मैं रिटर्न कर दूंगा इस रिडंडेंट एज को, बट अभी सिर्फ असाइन करके रखूँगा। और अगर नहीं थी, दैट मीन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम नहीं थी, तो सिर्फ उस वाले केस में यूनिफाई कर दो उनको, सोर्स और डेस्टिनेशन को। एक्चुअली यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर आप ट्राई करते हो यूनिफाई करने का सोर्स और डेस्टिनेशन को विच ऑलरेडी बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो कर भी सकते हो, बट अगर मोर ऑप्टिमल लिखना है तो इसको एल्स के अंदर लिखेंगे। यूनियन फाइंड आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा इससे और सिंपलर है, बट यूनियन फाइंड को यूज़ करता है। सो यू आर गिवन अ ग्राफ ऑफ n nodes, you are given n and the edges where hi is ab, same format है, indicate that there is an edge between ab, return the number of connected components in the graph, that's it. So very simple enough ना कि जो edges आती जानी हैं, तो जिन नोड्स को कनेक्ट करें उनको यूनिफाई कर दो और फाइनली जितने ग्रुप्स बचेंगे। सो फॉर एग्जांपल जो हमने स्लाइड्स देखी थी इस वाले में, जब हम यूनिफाई कर रहे थे तो इनिशियली जैसे सारे ग्रुप्स इंडिविजुअल थे ना, तो उस टाइम पे 11 ग्रुप्स हुआ करते थे। एक यूनिफाई ऑपरेशन किया जब मैंने, हाँ, तो जैसे यूनिफाई ऑपरेशन किया ना, तो ये दोनों एक ही ग्रुप का पार्ट हो गए। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इंडिविजुअल ग्रुप, नाउ देयर इज वन लेस ग्रुप। Doing one union operation successfully will reduce the number of group by 1. So यही आइडिया हम यहाँ नोड्स के लिए लगाएंगे। इनिशियली जितनी n नोड्स दिए ना उतनी सारी होंगी, और जैसे जैसे एज ऐड करते जाएंगे यूनियन होता जाएगा और उतना नंबर ऑफ ग्रुप्स रिड्यूस होते जाएंगे। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिड्यूस होते जाएंगे। सिर्फ यही आइडिया लगाएं। यूनियन फाइंड में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ है, कॉपी पेस्टेड, कुछ भी चेंज नहीं है, बट खाली ये सॉल्यूशन चेंज है यहाँ पे। तो कंपोनेंट काउंटर के अंदर यूनियन फाइंड बनाया, एजेस जैसी उन्होंने दिए वैसी की वैसी यूज़ कर ली। नोटिस यहाँ पे है ना, एडजेसेंसी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एक एज को हम एक एक कंसिडर कर रहे हैं। BFS DFS में हम हर नोड के नेबर्स को कंसिडर करते थे, तो इसलिए वहाँ एडजेसेंसी लिस्ट बेटर था। बट यहाँ पे एक एक एज को कंसिडर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एजेस जो वो देते हैं क्वेश्चन में वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे है। जैसा मैंने बोला कि इनिशियली मैं सारी एजेस रिमूव कर दूंगा, सिर्फ नोड्स ही नोड्स रखूंगा, और फिर एक एक करके एक एक एज को कंसीडर करूंगा और उस हर एज के लिए उसके सोर्स और डेस्टिनेशन निकाले। तो अब इन्होंने देख लो यहाँ पे 0 से लेके n-1 तक नोड्स दी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 नहीं किया है। जो उन्होंने दिया है डायरेक्ट यूज़ कर लिया है सोर्स और डेस्टिनेशन को, और उसके अंदर चेक किया है कि अगर वो उनका फाइंड ऑलरेडी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दे डोंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑलरेडी, देन यूनिफाई देम। एंड जब भी आप एक यूनियन करते हो तो एक कंपोनेंट कम हो जाता है। दो भले कितने बड़े कंपोनेंट हो, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो पहले वो 2 हुआ करते थे, अब वो 1 होते हैं। तो यूनियन के बाद में हमेशा एक ग्रुप कम हो जाता है, एक कंपोनेंट कम हो जाता है। तो एक रिड्यूस कर दिया और फाइनली वो कंपोनेंट को रिटर्न कर दिया। ठीक, ओके, आई विल स्टॉप हियर फॉर अ सेकंड। मैंने क्या बोला था कि पिछले वाले क्वेश्चन में कि जिसका साइज ग्रुप का छोटा रहता है उसको चाइल्ड बनना चाहिए, बड़े वाले को पेरेंट बनना चाहिए। वो नहीं किया मैंने यहाँ पे, वो साइज को मेंटेन करके रखा है बट उसको यूज़ नहीं किया, रैंडमली बी को बना दिया, और जो पेरेंट का पेरेंट बनाना था वो भी नहीं किया, फिर भी चलता है ये। सो दैट इज़ जस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, इसमें 4 सेकंड लगे और जो अनऑप्टिमाइज्ड है उसमें 7 लगे बस। इसमें क्योंकि छोटे टेस्ट केस थे इसलिए, बाकी बड़े में वो फेल भी हो सकता है अगर नहीं करो। तो हमेशा ये चेक करना होता है कि जो बड़ा है साइज़ में उसको पेरेंट बनाओ और जो छोटा है साइज़ में उसको चाइल्ड बनाओ। एक तो ये, और दूसरा ये कि हर समय जब ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हर नोड रूट से जितनी क्लोज हो उतना अच्छा है। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर हम ये देखते हैं कि parent of A is not root, then make it parent of A. That means
उस नोड को उसके ग्रैंडफादर से कनेक्ट कर दो, तो एक साइज कम हो जाएगा रूट पे पहुंचने के लिए। बाकी पहुंचना सबको रूट तक ही है, जस्ट एक स्टेप हम यहाँ पे कम कर सकते हैं जब फाइंड कर रहे हों, तो इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है बस। ठीक, ये वाला ऑप्शनल है पार्ट। वैसे एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होती है, जस्ट थोड़े पार्ट्स की प्रूनिंग हो जाती है। ठीक, ओके। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला तो डिफिकल्ट है। ये वाला देखते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। Given a weighted, undirected and connected graph with v vertices and e edges, your task is to find the sum of the weights of the edges in the minimum spanning tree of the graph. The graph is provided as a list of edges where each edge is represented as UVW, indicates that there is an edge between UV and whose weight is W. ये क्वेश्चन में दिया है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है वो उन्होंने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ कि कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसमें से आप कुछ एजेस रिमूव कर सकते हो जब तक वो ट्री ना बन जाए उसको, और फाइनली जब वो ट्री बन जाए तो उसका वेट मिनिमम होना चाहिए, दैट्स द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो लेट्स से कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी रैंडम एजेस हटा दें जब तक n-1 हो जाए, ना हो जाए एजेस, और वो फिर फाइनली मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमको ये इंश्योर करना होता है कि जब हम एज को हटा रहे हैं तो ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि वो कनेक्टेड होता है, राइट। तो या तो हम एक एक करके हटा सकते हैं, तो वो होती है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो उसमें क्या करते हैं, हटाते टाइम पे ये चेक कर लेते हैं कि वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज़ वाली को सबसे पहले हटा देते हैं। उन्होंने बोला है कि मिनिमम चाहिए ना उनको वेट, तो मैक्सिमम वाली को हटा दो तो मिनिमम वेट बचेंगे। तो हटाने वाला ये होता है कि पूरा ग्राफ बना लो, उसमें से मैक्सिमम वाली को हटाओ और चेक करो कि अगर ग्राफ स्टिल कनेक्टेड है तो उसको हटा दो, एंड देन नेक्स्ट वाली पे जाओ। सेम प्रोसेस को तब तक करते रहो जब तक वो ट्री ना बन जाए। ट्री तब बन जाएगा जब n-1 एजेस बचेंगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि पूरा ग्राफ खाली कर दो और मिनिमम वाली एज को ऐड करो, और ऐसे मिनिमम वाली तब तक ऐड करते जाओ जब तक वो ट्री नहीं बन जाता। बट इस केस में क्या चेक करना होता है कि जो एज आप ऐड कर रहे हो उसको ऐड करने से साइकिल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ट्री की दूसरी प्रॉपर्टी यही होती है कि उसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये दूसरा वाला इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। ठीक, आई हैव स्लाइड्स फॉर दिस, एंड ये आइडिया तो इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है इस ग्राफ का, तो ये एक एग्जांपल ग्राफ हम लोग को दिया हुआ है उन्होंने, इसको हमें MST बनाना है। क्या किया मैंने, सारी एजेस हटा दी, तो ये ग्रेड आउट कर दी, मीन्स वो हट गई हैं। अब इनको मैं एक एक करके ऐड करूँगा ग्रीडीली मीन्स सबसे कम वाली सबसे पहले ऐड करूँगा। तो 2 होगी सबसे पहले, फिर होगी 3, और इनको सबको ऐड करने के बाद मैं चेक करूँगा कि लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो कैसे चेक करना है वो देखते हैं अभी 2 मिनट में। ठीक, ये वाली ऐड करी, फिर 4 ऐड करी, 3 के बाद 4 है, देन फिर 8 नहीं 4 के बाद में 7 आएगी, 8 बाद में 7 ऐड करी, अभी भी लूप नहीं है। 8 ऐड करने का ट्राई किया बट अब लूप बन गया, राइट। सो नाउ साइकिल एग्जिस्ट, सो आई कैन नॉट ऐड दिस वन, क्योंकि ट्री में साइकिल नहीं होनी चाहिए। कैसे पता करेंगे लूप बन गया कि नहीं, यूनियन फाइंड देखा ना अभी। तो जब जब एजेस को ऐड करते जा रहे हो ना, उनको एक ग्रुप में ऐड कर दो, तो ऐसी एज आएगी जब जो सेम ग्रुप्स को अटैच करने का ट्राई करेगी। सो अब देखो, अच्छा जब मैंने सब हटा दी, 2 को ऐड किया, 0 1 एक ग्रुप के हो गए, फिर ये वाली एज को ऐड किया 3 वेट वाली, तो 0 2 एंड 1 ये सब एक ग्रुप का पार्ट हो गए। देन ये वाली ऐड करी तो 4 भी उस ग्रुप में ऐड हो गया, एंड ये वाली ऐड करी तो ये 3 वाली नोड भी उस ग्रुप का पार्ट हो गई। सो इस टाइम पे 2 और 4 एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। जब मैं ये 8 वेट वाली एज को ऐड करने का ट्राई करूँगा, जब मैं फाइंड करूँगा 2 और 4 का, तो उनका रिप्रेजेंटेटर सेम आएगा मीन्स वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और अगर वो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाली एज को ऐड करने से एक साइकिल बन जाएगी। सो आई डोंट वांट दैट। सो ऐड करने से पहले मैं चेक करूँगा कि जो नोड्स को मैं ऐड कर रहा हूँ उनका रिप्रेजेंटेटिव सेम नहीं होना चाहिए,
और अगर है तो जस्ट स्किप दैट एज, यू कैन डू विदाउट इट। ठीक, नेक्स्ट 10 को ऐड करेंगे, स्टिल गुड। 13 को ऐड करेंगे। अब 16 को ऐड करते, बट ऑलरेडी ये ट्री बन गया था। ट्री के लिए चेक करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसे कनेक्टेड तो पता नहीं चलेगा, बट बिना साइकिल के अगर आपकी n-1 एजेस ऐड हो गई हैं तो वो कनेक्टेड हो गया है। सो हम ऐड करते टाइम काउंट रखते चलेंगे कि कितनी ऐड हो गई हैं अभी तक, और जब वो n-1 के बराबर हो जाएंगी वहाँ पे रुक जाएंगे। तो 16 को चेक करके भी नहीं देखना पड़ेगा। ये बन गया हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अभी यूनियन फाइंड को अगर रीयूज कर लेना तो फिर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन। सही वाला है कि नहीं इसमें। सही वाला टेस्ट केसेस कम कर दिए उन्होंने, पहले 120 हुआ करते थे, 71 ही है। ठीक, यूनियन फाइंड अगेन कॉपी पेस्ट पहले जैसा ही, तो जो है उसको चेंज नहीं किया कुछ भी, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, MST फाइंडर देखते हैं कैसे करते हैं। तो उन्होंने एजेस दी हैं, जैसे उन्होंने बोला था UVW के फॉर्मेट में। आई डोंट वांट दैट फॉर्मेट, आई वांट टू क्रिएट माई ओन क्लास। अब ये इसीलिए क्योंकि सोर्स डेस्टिनेशन डिफरेंट चीज़ें, वो नोड्स हैं और वेट एज का वेट है। एक एरे में रखने से वो क्लियर नहीं होता है इनफ कि किस चीज़ की बात हो रही है। क्लास बना लो, उसमें क्लास ऑब्जेक्ट नेम डॉट SRC करके इट्स मोर क्लियर कि किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया स्ट्रीम का यूज़ करके लिस्ट ऑफ एजेस में, एज के अंदर सोर्स डेस्टिनेशन और वेट रहेगा। ठीक, अब MST फाइंडर क्लास बनाई और उसके अंदर सिर्फ एक मेथड को कॉल किया, गेट MST वेट, एंड पास कर दी एजेस की लिस्ट ये वाली और नंबर ऑफ नोड्स, ये दोनों चीज़ें। ठीक, अब इनको यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। जो हमने एल्गोरिथम में डिस्कस किया ना, सेम वही करेंगे। नंबर ऑफ नोड्स को इनिशियलाइज कर दिया क्लास लेवल वेरिएबल में, एजेस की क्यू। सो नाउ नोटिस वन थिंग, मैंने क्या बोला था कि मैं मिनिमम वाली सबसे पहले उठाऊंगा, राइट। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अभी तक हमने देखा है जो मिनिमम मेरे को निकाल के दे दे और वो भी कर दे, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो मिनिमम पोल करने के लिए। मिन हीप, राइट। मिन हीप में टॉप पे जो एलिमेंट रहता है वो मिनिमम साइज का रहता है, तो उसी का यूज़ किया मैंने। प्रायोरिटी क्यू इज़ आवर हीप्स इम्प्लीमेंटेशन, एंड यू नो कि A-B करने से वो मिन हीप बनता है, B-A से वो मैक्स हीप बनता है। किस प्रॉपर्टी पे मेरे को मिनिमम चाहिए, कौन सी चीज़ है जो मिनिमम होनी चाहिए, तो वेट होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि A का वेट जब मिनिमम हो तो मिनिमम वाली ऊपर रखनी है और बड़ी वाली उसके चाइल्ड्स में जाएंगी, राइट। so, जब मैं पीक करूँगा या पोल करूँगा तो सबसे पहले मेरे को मिनिमम वाली एज मिलेगी। सॉर्ट करके भी कर सकते थे वैसे। ठीक, सारी एजेस ऐड कर दी एंड यूनियन फाइंड बना लिया क्योंकि उसको मेरे को यूज़ करना है। नंबर ऑफ नोड्स इनिशियली ग्रुप रहेंगे एंड देन फाइनली स्टार्ट करा फाइंड करना MST को। MST को फाइंड करने की एल्गोरिथम वही रहेगी। एजेस काउंट ये वो देखने के लिए रख के चलेंगे कि जब वो नंबर ऑफ नोड से एक कम हो जाती है, तब नंबर ऑफ नोड्स -1 के बराबर हो जाती है, वहाँ पे मेरे को रुक जाना है। तो जब तक उससे कम है तब तक चलाते रहना है, राइट। सो वाइल की कंडीशन रहेगी एज काउंट इज लेस देन दिस वैल्यू, तब तक आप वाइल लूप चलाते रहो। ठीक, और MST वेट, सो जो एज में ऐड करते जाऊँगा ना उसको फाइनल आंसर में मेरे को ऐड करते चलना है ना, तो उसके लिए ये वाला है। तो जो एज ऐड होगी उसको इस वेरिएबल में मैं ऐड कर दूँगा, राइट। अब लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, एज पोल कर रहे हैं मिनिमम वाली। तो यहाँ पे पोल करने से एज क्यू जो है वो मिनिमम एज वाली मिनिमम वेट वाली एज को पोल करके दे दी मेरे को। सो नेक्स्ट एज विल बी सम एज विच हैज़ द मिनिमम वैल्यू अमंग द एजेस विच आर लेफ्ट टू बी एडेड इन द ग्राफ। ओके, सो वही जो मैंने कंडीशन बोली थी कि इट शुड नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो आई थिंक इसमें मैंने और थोड़ा वो कर दिया था कि
यूनियन फाइंड के अंदर ही मेथड बना दी कि आप अगर दो उसका क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो दो कंपोनेंट्स का, तो अगर वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो बस वही रिटर्न करता है। इस सेम में आई थिंक कुछ होगा नहीं, हाँ वही है, उसके फाइंड को कंपेयर कर दिया। अगर वो सेम होता है तो दैट मीन्स वो सेम ग्रुप के हैं। अगर वो सेम ग्रुप के हैं तो आई कैन नॉट टेक दैट एज, सो आई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट एज, राइट। और अगर नहीं है दैट मीन्स दिस इज अ न्यू एज विच आई कैन ऐड इन माई फाइनल आंसर। दैट मीन्स अब वो नोड जिन नोड्स को कनेक्ट कर रही है दे विल नाउ बिलोंग टू द सेम ग्रुप, तो उनको यूनिफाई कर दिया है। सोर्स और डेस्टिनेशन को, जो नेक्स्ट एज ऐड करी उसके सोर्स और डेस्टिनेशन को यूनिफाई कर दिया हम। और इसे एज को ले लिया तो उसको फाइनल आंसर में ऐड कर दिया, और नंबर ऑफ टोटल एजेस भी अब एक इंक्रीज हो गई। और फाइनली एम एस टी वेट के अंदर सारी जो एजेस मैंने पिक करी हैं उन सब का वेट रहेगा, तो उसको फाइनली रिटर्न कर दिया यहाँ से। मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ करी है। आई थिंक इसकी जगह एजेस को सॉर्ट कर देंगे और मिनिमम वाली से पिक करना स्टार्ट करेंगे तो भी वर्क्स फाइन।